हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर सिटी 2.0। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वाईफाई कनेक्शन को लेकर प्रॉब्लम्स है। इसे हम लोग धीरे धीरे सही कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 या 2 दिन लग जाए, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय क्या है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आ चुका है। एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है, 15 अगस्त से होने वाला है और इसकी वजह से हम लोग सोचे थे कि 40 दिन का क्रैश कोर्स चलाएंगे, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये फ्रेंड्स वादा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का प्रयत्न करेंगे और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएगा तो उस समय से लेके आप लोग का जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे रहा है उसे क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पार्ट 1 इससे पहले कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं पार्ट 2। आज देखेंगे कि एक ही वीडियो में पार्ट 2 में पूरे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर लेंगे। तो देखते हैं पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में हम लोग बात किए थे। पाचन तंत्र क्या होता है? छोटे छोटे भोज्य पदार्थ, जटिल संरचना वाले भोज्य पदार्थ को साधारण संरचना में तोड़ना ही पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आहार नाल, दूसरा होता है आपका पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 32 फुट होता है, जबकि पाचक ग्रंथियां, आहार नाल वह रास्ता होता है जिसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इसकी लंबाई 32 फुट या 9 मीटर होती है। जबकि पाचक ग्रंथि क्या होती है? पाचक ग्रंथि इस भोजन को पचाने के लिए एक रस स्रावित करती है। रस, एंजाइम और हार्मोन स्रावित करती है, उसे पाचक ग्रंथियां कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, आपको बताए थे कि आहार नाल, उसके बाद बताए थे आपको आहार नाल। आहार नाल पे कौन कौन सी क्रिया? मुख आता है, उसके बाद मुख गुहिका आता है, उसके बाद ग्रास नली आता है, अमाशय आता है। अमाशय के बाद आपका छोटी आता जाता है, फिर बड़ी आता जाता है, फिर लास्ट में गुदा आ जाता है। इसके माध्यम से भोजन हमारा जाता है। तो एक इस तरीके से भी याद रखिएगा, आपको पहले ही बता चुके, आहार नाल वो होता है जिस पर भोजन करते समय और लास्ट तक निकलने का पूरा जो प्रोसेस होता है, जो पूरी लंबाई होती है, उसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। आहार नाल मुख से स्टार्ट होता है और एनस गुदा पे खत्म होता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, पढ़ रहे थे अमाशय, स्टमक। यह जो होता है जे आकार की नली होती है, जे आकार की नली के समान होती है। यह जे आकार की नली के समान होती है। इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो होता है आपको पहले भी बता चुके हैं, अमाशय की जो दीवारें होती है, ये अमाशय की जो दीवारें होती है, इससे लगातार पदार्थ स्रावित होते रहते हैं। लगातार इसमें जो होता है आपका अमाशय की दीवारों से निकलने वाले पदार्थ, पहला जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, जो भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। दूसरा इसी से निकलता है आपका जठर रस निकलता है। और इसी में जो आपका जठर रस होता है, इसमें क्या होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज प्लस इसी में आपका होता है पेप्सिन। पेप्सिन करता है क्या है? तो भोजन का पाचन करता है। पेप्सिन भोजन का पाचन कर रहा है। अभी आपको थोड़ा सा क्वालिटी में दिक्कत होगा क्योंकि सही से लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाया है। स्टूडियो दूसरी जगह शूट हो गया है, दूसरी जगह आ गया है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे हम लोग इसको सुधार कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही सुधार कर दिया जाएगा इसका। तो इसे देखते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन। और जो अब आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक इतना हार्ड होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप किसी चीज को भी क्या कर देता है? गला देता है। तो हमारे पेट में बनता है? जी हाँ सर, आपके पेट में ही बनता है। लेकिन ये क्या होता है, जो आपका अमाशय की दीवारें होती है, ये म्यूकस की बनी होती है, म्यूकस सेल की बनी होती है, म्यूकस सेल की बनी होती है, म्यूकस कोशिका से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण इस पर कोई असर नहीं पड़ पाता है।
उसके बाद यहाँ पे दो प्रो एंजाइम पाए जाते हैं, प्रो एंजाइम। अब कहेंगे प्रो एंजाइम एंजाइम क्या होता है, तो प्रो एंजाइम कुछ नहीं, आपकी जो भोजन की प्रक्रिया होती है उसे धीमा या तेज कर देती है। ये जो एक होता है आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये भोजन की प्रक्रिया को धीमा या तेजी कर सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रो एंजाइम या एंजाइम। तो इसमें से दो प्रो एंजाइम निकलते हैं, एक होता है आपका प्रोपेप्सिनोजोन और दूसरा होता है आपका प्रोरेनिन। जो आपका प्रोपेप्सिनोजोन होता है उस पे HCl की क्रिया करके ये बना देता है पेप्सिन। और आपको पता है पेप्सिन क्या कर देता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद जो प्रोरेनिन होता है, ये प्रोरेनिन पे HCl की क्रिया होता है और ये बना देता है इसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में। और आगे चल के रेनिन जो होता है केनिन में कन्वर्ट होता है, बदल जाता है। आप कहेंगे रेनिन क्या होता है, तो रेनिन जो होता है बच्चों में जो दूध का पाचन होता है वो रेनिन प्रोटीन के कारण ही होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपका, ये किससे मिलके बना है, म्यूकस सेल से मिलके बना है, ठीक ना। अब देखिए जो भोजन अंदर आता है, जो हमारे ग्रास नली से होते हुए भोजन अंदर आता है, तो अचानक से नहीं गिर जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सरकते हुए इस तरीके से आपका जो आमाशय है इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से आपका आमाशय है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे भोजन आता है, ठीक। अब भोजन जब अंदर एंट्री कर जाता है यहाँ पे, तो ये जो होता है, ये यहाँ पे एक गेट नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं कार्डियो कहलाता है। और जो भोजन हमारे मुख से आ रहा है, उसमें सलाइवा मिल के आ रहा है, वो आपके आमाशय के अंदर आता है, तो उसे बोलस बोला जाता है, बोलस कहा जाता है। उसके बाद हमारे आमाशय के अंदर जब भोजन एंट्री कर जाता है, तो लगभग 4 घंटे तक हमारे आमाशय में भोजन रहता है। और उसमें क्या होता है, जठर रस मिल के भोजन को का पाचन करता है, उसी में HCl मिलके भोजन को अम्लीय बनाता है। जब भोजन अम्लीय हो जाता है तो उसके बाद ये क्या कर देता है, यहाँ से छोटी आंत में क्या कर देता है, इसके बाद ये छोटी आंत में एंट्री कर देता है। तो देखते हैं हम लोग छोटी आंत के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा, केवल इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और जो इसमें देखिए, आपको ये पढ़ाने के बाद अलग से आपको जो जिस अंग से आपका अलग अलग एंजाइम निकलते हैं उसे निकाल देंगे, बता देंगे। फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो होने वाली बीमारियां हैं उसे बता देंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत, इसकी जो लंबाई होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6.25 मीटर लंबी होती है। ये 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होता है आपका ड्यूडेनम, एक होता है आपका जजनम और एक होता है आपका इलियम, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं, एक को ग्रहणी, इसी को कहते हैं ड्यूडेनम, दूसरा होता है आपका जिसे अग्रभाग मध्य भाग कहते हैं। इसे ये अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया आपका, इसे कहते हैं जजनम। और एक होता है आपका अंतिम भाग, जो मान लीजिए जो भी हो, अंतिम भाग, या इसी को क्षुद्रांश बोलते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं इलियम। इसी इलियम में आपको बताया था इलियोसिकल वाल्व लगा होता है, जो क्या कर देता है, भोजन को आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत में जो होता है वो जाने से चला जाता है, लेकिन उसे आने से रोक देता है, इलियोसिकल वाल्व। तो सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ये हम लोग पढ़े थे, ये आपका था
अमाशय इस तरीके से था। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये छोटी आंत में चला जाता है इस तरीके से। इस तरीके से होता है और ये छोटी आंत में ऐसे कुंडलित होता रहो, ऐसे करके गया होता है, इस तरीके से पूरा अपना घुमा होता है। आप लोग फिगर में देख लीजिएगा, इस तरीके से छोटी आंत में। तो छोटी आंत की जो ग्रहणी होता है, ये सबसे छोटा भाग होता है। छोटी आंत में भी सबसे छोटा भाग होता है ग्रहणी, सबसे छोटा भाग, छोटा भाग। लेकिन पूछेगा सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो छोटी आंत के ग्रहणी में होता है। अब कहेंगे सर क्यों? क्योंकि ग्रहणी जो होता है आपका इसी के पास होता है। ग्रहणी यहाँ पे, ग्रहणी ये वाला भाग हो गया ग्रहणी। और ग्रहणी के समय यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या होता है आपका, इस तरीके से आपका लीवर लगा होता है, यहाँ पे लीवर होता है आपका। और यहीं पे जो होता है आपका यू आकार का होता है आपका, इस तरीके से यू आकार का सेम आपका होता है आपका अग्नाशय। तो यहाँ पे तीनों का मेन जंक्शन हो जाता है यहीं पे। और तीनों से यहाँ से देखिए पित्तरस आता है, जो आपका अम्लीय भोजन आ रहा है अमाशय से, तो यहाँ पे गाल ब्लैडर होता है। यहीं से लीवर से पित्तरस जो होता है, पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस निकल के यहाँ पे जाता है। और इधर से अग्नाशय से भी कई एंजाइम निकल के आते हैं, जैसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीनों एंजाइम मिलते हैं यहाँ पे। और यहीं पे क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। उसके बाद होता है ये दूसरा सबसे लंबा, छोटी आंत में दूसरा सबसे लंबा भाग है आपका मध्य भाग। ये क्या कर देता है, भोजन का धीरे धीरे अवशोषण करता है। उसके बाद ये शुद्धांश होता है, अंतिम भाग होता है। ये पूरी की पूरी सब पूछेगा, सबसे आपका छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम, जिसे शुद्धांश बोलते हैं, ये भोजन का अवशोषण करने लगता है। उसके बाद देखिएगा छोटी आंत में, जैसे छोटी आंत है, इसकी संरचना थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस तरीके से मान लीजिए कि इसकी संरचना ले लेते हैं, इस तरीके से ये समझ लीजिए पीछे की तरफ इससे गया है, इस तरीके से इसका कई लेयर होते हैं, इस तरीके से आपका घुमा हुआ भाग होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे कहते हैं सेरोसा, सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं सेरोसा। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है, इसी के अंदर जैसे एक देखे होंगे नली, देखे ना, नली की अगर जैसे पूरे इतना मोटा नली है, तो इसी का सबसे ऊपर वाला भाग फिर इसी में कई लेयर में ये इस तरीके से बटा हुआ है। तो सेकेंड वाला भाग को कहते हैं मस्क्यूलरी। उसके बाद होता है ये सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा। इसी के अंदर फिर ये हो जाता है आपका मस्क्यूलरीज में क्या होता है, इस तरीके से बिंदु बिंदु जो मांस होते हैं, इस तरीके से ये क्या होते हैं, भोजन धीरे धीरे मांस के रूप में एकत्रित होने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे यहीं पे आपका बहुत ज्यादा फैट होता है, चर्बी होती है आपकी आंत के पास ही। क्यों? क्योंकि उसमें मांस धीरे धीरे क्या होता है, बिटोरने लगता है। यही फिर धीरे धीरे देखेंगे तो ये धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब रनिंग करते हैं तो ये धीरे धीरे टूट के आपको एनर्जी देता है। तो ये हो गया सबम्यूकोसा। इसी के अंदर पाए जाते हैं आपका विलाई और माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है विलाई और माइक्रोविलाई? तो ये भोजन की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं, भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा मदद कर देते हैं। यही क्या करते हैं, सबसे ज्यादा डाइजेशन करते हैं, सबसे ज्यादा पाचन करते हैं। तो आपसे पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, छोटी आंत में पाचन होता है, ऑप्शन में दे देगा आपको विलाई और माइक्रोविलाई। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। छोटी आंत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जब ये भोजन हमारा, बड़ी आंत को देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं बड़ी आंत को। बड़ी आंत में कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। यदि 3 भाग में बटा होता है, 3 भाग में, पहला जो भाग कहलाता है इसका, ये कहलाता है आपका उंडुक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीकम।
सीकम। दूसरा जो होता है आपका ये होता है कोलोन। कोलोन। तीसरा जो होता है आपका इसे कहते हैं हम लोग रेक्टम, जिसे कहते हैं मलाशय। ये हो गया आपका उंडुक, ये हो गया आपका वृतांत, और ये हो गया कोलोन, ये हो गया रेक्टम मलाशय। 3 पार्ट में होता है। यहाँ पे आपका जो होता है, यहाँ देखिएगा, ये तो आपका अपेंडिक्स हो गया, यहाँ पे हो गया आपका उंडुक। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो होती है इसे कहते हैं हम लोग वृतांत, सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद ये जो होती है प्रक्रिया यहाँ पे नीचे वाला इसे कहते हैं मलाशय। ये हो गया आपका उंडुक। अब उंडुक जो होता है सीकम और इलियम का जो मेन जंक्शन होता है यहीं पे आपका पाया जाता है इलियोसिकल वाल्व। जो आपका अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, आते हैं तो आपके इधर बड़ी आंत में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन दोबारा छोटी आंत में एंट्री न करें, इसके लिए यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व लगा होता है। इसी के नीचे होता है यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके भोज्य पदार्थ को मल में बदल देते हैं। उसके बाद नीचे होता है, यहाँ से इस आंत को बंद किया गया होता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। नीचे अपेंडिक्स होता है, नीचे अपेंडिक्स होता है। इसका कोई कार्य नहीं होता है, ये बस क्या करता है, नीचे से बड़े आंत को कवर किया रहता है। इसका कोई कार्य आपके शरीर में नहीं है। उसके बाद यहीं पे जो होता है आपका उंडुक जो होता है, उंडुक में ही जब आप कुछ भी खाते हैं, जैसे टमाटर वगैरह का जो बीज खाते हैं, इस तरीके से जो भी खाते हैं, तो धीरे धीरे पथरी बनने लगता है और उसका डाइजेशन कहीं नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, छोटी आंत से होते 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 लास्ट में यहाँ आता है और ये क्या कर देता है, यहाँ एकत्रित होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पथरी। अब यही पथरी आगे जाके क्या हो जाता है, पथरी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम परागनेट के आयन होते हैं। परागनेट के आयन होते हैं। तो ये कैल्शियम परागनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लेते हैं हम लोग कोलोन को। इसे भी आपका कोलोन को भी जो वृत्तांत है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला जो होता है ये होता है आपका आरोही क्रम। देख रहे हैं, छोटे से बड़ा जा रहा है तो इसे कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। ये वाला जो भाग हो जाता है यहाँ से यहाँ तक जो जाता है इसे कहते हैं आरोही क्रम। ऊपर वाला भाग जो जाता है इसे कहते हैं अनुप्रस्थ, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ। और ये वाला जो आता है अनुप्रस्थ क्रम कहते हैं। ये वाला जो आता है इसे कहते हैं अवरोही क्रम। 3 लेयर में बटा हुआ है आरोही क्रम, उसके पास अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग नहीं, अनुप्रस्थ क्रम। उसके बाद एक तीसरा होता है जो होता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो यहाँ तक आपको बढ़िया भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आपका भोजन मल में जाता है, यहाँ पे जाता है, मलाशय में चला जाता है, तो यहाँ लगभग 1.5 आधा घंटा या जब तक आप रोक सकते हैं तब तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाने लगता है और प्रतिदिन आप लगभग 2 से 250 ml मल त्याग कर देते हैं। अगर यही क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप उसका सही रूप से मल त्याग नहीं कर रहे हैं, जब डाइजेशन हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे वो कड़ा होने लगता है और लास्ट में वही क्या कर देता है, आप जब दोबारा मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो वो फिर दोबारा एक अचानक प्रेशर से निकलता है और वो क्या कर देता है, एक घाव बन जाता है, जिसे हम लोग आगे चलते इसको नाम देते हैं, हम लोग इसे हम लोग कह देते हैं कि बवासीर या इसी को भगंदर का नाम दे देते हैं। इस तरीके से अगर डेली आप लोग अगर सही रूप से मल त्याग किया जाए, सही रूप से सुबह सुबह पानी पिया जाए, सब कुछ किया जाए, तो ये सारी प्रक्रियाएं, इस सबसे चीज से आपको ये बचा जा सकता है।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इधर आपका जो बचा था पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर लाल के बारे में पढ़ ही चुके हैं। बचा क्या है आपका जठर ग्रंथि, आपका बचा है यकृत, और उसके बाद आपका बचा हुआ है एक अग्नाशय। ये दो को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कौन सा अंग कौन सा एंजाइम निकलता है। उसके बाद देख लेंगे कि कौन आपका डाइजेस्टिव जो हम लोग पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे कौन कौन सा बीमारियां होती हैं, कहां कहां से क्या क्या चीज को प्रभावित करता है, इस सब चीज को देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग यकृत के बारे में। लीवर, यकृत। यकृत देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत या लीवर कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत, जबकि दूसरी बड़ी ग्रंथि कहेगा तो आपका अग्नाशय हो जाएगा। ये जो होता है महिलाओं में 1200 ग्राम से 1400 ग्राम का वेट होता है इसका, जबकि पुरुषों में 1400 ग्राम से 1800 ग्राम का होता है। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। दो प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। पहला जो होता है आपका हिपैटोसाइट कोशिका, दूसरा होता है आपका कुफर कोशिका। यहां देखिए ये हो गया आपका लीवर, ये हिपैटोसाइट नामक कोशिका से मिलके बना है। इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर जो होता है छोटा इसे कवर किया होता है, लेयर की तरफ छोटे इस तरीके से कवर किया होता है। ये कुछ नहीं, इसी को कहते हैं ग्लाइसन कैप्सूल। ग्लाइसन कैप्सूल इसे कवर किया करके रखा होता है। आपसे पूछेगा शरीर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। अभी कहीं आपका जैसे सबसे कम कोशिका का विभाजन आपका मस्तिष्क में होता है। इसीलिए देखे होंगे लीवर में अगर किसी को चाकू भी लग गया या कुछ भी हो तो वो बच जाता है, लेकिन अगर दूसरी जगह लगेगा तो जल्दी बचेगा नहीं। ये क्या करता है, जैसे देखे होंगे आप छिपकली देखेंगे, छिपकली में भी बहुत तेज कोशिका का विभाजन होता है। अचानक से उसका कुछ कट जाती है तो फिर निकल जाती है, उस तरीके से इसमें भी होता है। तो ये किससे हिपैटोसाइट नामक कोशिका से बना हुआ है। ये जो इस पे लगा होता है कैप्सूल की तरह से ग्लाइकन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद यहाँ से ये दो भागों में डिवाइड होता है। पीछे आप लोग मतलब सही से दिखाई देता है, लेकिन दो भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पे होता है इसका गॉल ब्लैडर, जिसे कहते हैं हम लोग पित्ताशय। इसमें पित्तरस जमा होता है। अब देखिएगा इसमें अब एक पाया जाता है कुफर कोशिका। इसका कार्य क्या होता है कुफर कोशिका का, तो हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये डेड कर जाती है। तो डेड करने के बाद, ये मरने के बाद क्या होता है, आरबीसी की जब मृत्यु होती है तो सीधे कहाँ जाती है, लीवर के पास जाती है। और लीवर में क्या होता है, कुफर कोशिका, वो क्या कर देता है, वो जल्दी से जल्दी क्या कर देता है, इसे कुफर कोशिका स्वयं भक्षण कर लेता है। भक्षण प्रवृत्ति का है, भक्षण कर लेता है। और भक्षण करने के बाद क्या कर देता है, इसे पित्त रस में बदल देता है। कुफर कोशिका आरबीसी का भक्षण करके इसे कुफर कोशिका आरबीसी का भक्षण करके इसे पित्त रस में बदल देता है। आपसे कहीं क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो लीवर या
प्लीहा कहते हैं या उसी को तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक ना। तो पित्तरस में बदल देता है और ये पित्तरस धीरे धीरे क्या कर देता है, आपका पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद इधर से जब भोजन आता है तो अमाशय से अम्लीय भोजन जब आता है तो इसे क्षारीय बना देता है और ये भोजन को सड़ने से बचा देता है, भोजन को सड़ने से बचा देता है। उसके बाद ये ग्रहणी में चला जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखिएगा इससे बीमारी क्या होती है। मान लीजिए कि आप ज्यादा खाना खा रहे हैं, कभी कभी ज्यादा तेल मसाला खाने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो आरबीसी होता है, आरबीसी ज्यादा मात्रा में बनता है। तो ज्यादा जैसे इसका 120 दिन का जीवन काल होता है, ये क्या कर देता है, उससे पहले ही जो कुफर कोशिका होती है वो उससे पहले ही मारने लगता है। अब जितना जल्दी जल्दी मारेगा तो उतना जल्दी जल्दी आपका आरबीसी क्या होगा, पित्तरस में बदलेगा। अब पित्तरस में बदलेगा तो जैसे देखेंगे एक बाल्टी होती है, तो उस बाल्टी में पानी भरते जाइए, जब ज्यादा भर जाएगा तो गिरेगा ही ना। तो जो आपका पित्ताशय में पित्तरस होता है वो पीला कलर का होता है, पीला कलर का होता है, ठीक। तो ये धीरे धीरे जब पित्तरस भर जाता है, तो ये पित्ताशय भर जाता है, तो भरने के बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे इसी में गिरने लगता है। और जब इसमें गिरेगा तो फिर क्या होगा, ये आपकी उसी ब्लड से होते हुए जिधर से ब्लड आ रहा था सभी के सभी क्या कर देता है, शरीर में रन करने लगता है, जिससे आपके पूरे का पूरा शरीर क्या हो जाता है, हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है। और इसी को हम लोग कहते हैं कि इसको पीलिया हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा पीलिया किस तरीके से होता है। अब देखते हैं हम लोग, ये जो पित्ताशय में पीला कलर होता है ये दो प्रकार से, एक होता है बिलिरुबिन, और एक होता है आपका बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन के कारण आपको क्या होता है, पित्ताशय में इसका कलर पीला होता है। आपसे पूछेगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, लीवर या प्लीहा को कहते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उससे पहले 8 माह तक जो उसे 8 माह तक क्या कर देता है, उसे जो सब कुछ पोषण वगैरह देता है उसे, तो कौन देता है, यही लीवर ही क्या कर देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 8 माह तक जब बच्चा 8 माह का होता है, अपनी माता के पेट में होता है, तो उसे जो होता है उसे ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ब्लड कहां से उससे मिलता है, तो ब्लड का निर्माण जो होता है उसका लीवर कर देता है, ठीक। 8 माह का बच्चे का जो निर्माण होता है वो कौन कर देता है, लीवर, ब्लड का निर्माण लीवर कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और ये क्या कर देता है, यहाँ से पित्ताशय से पित्तरस निकलता है जो हमारे अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है। कौन से, हिपैटोसाइट नामक कोशिका से मिलकर बना है। कौन उसका भक्षण करता है, तो कुफर कोशिका होती है। आरबीसी का 120 दिनों में की बात क्या होता है, जब मर जाते हैं तो कहाँ आते हैं, लीवर में आते हैं। और लीवर में कुफर कोशिका है, कुफर कोशिका इसका क्या कर देती है, भक्षण कर जाती है और उसे पित्तरस में बदल देती है। पित्तरस में बदलने के बाद इसका जो कलर होता है वो पीला हो जाता है। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन के कारण होता है। जब इसमें पीला कलर में बदल जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पित्ताशय में आ जाता है। और जब पित्ताशय धीरे धीरे भर जाता है तो क्या होता है, पूरे आपके शरीर में फैलने लगता है, जिसे कहते हैं हम लोग हिपैटोसाइट या कुफर कोशिका। देखिए ये एक आपका बीमारी भी होती है, हेपेटाइटिस, हिपैटोसाइट नहीं, हिपैटोसाइट से ही मिलकर बना है टाइटिस, जिसमें देखिएगा टाइटिस लगा रहेगा, जिसमें टाइटिस लगा रहेगा और सारी बीमारियां जो होगी आपके लीवर से होगी। तो इसे ध्यान दीजिएगा। या आशा करते हैं कि आपको अब यकृत समझ में आ गया होगा, लीवर समझ में आ गया होगा। हम लोग देख लेते हैं अग्नाशय। इससे कोई एंजाइम नहीं निकलता है, इससे केवल बस क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है, एंजाइम कोई नहीं निकलता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अग्नाशय। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपका जो लीवर का कार्य, लीवर का कार्य, इसका कार्य तो इसका जो पहला कार्य होता है वो आरबीसी का सृजन करना होता है, आरबीसी का निर्माण करता है। बच्चों में आरबीसी का निर्माण कौन कर देता है, तो आपका लीवर कर देता है। जो 8 माह के, जो माता के पेट में जो बच्चे होते हैं 8 माह के होते हैं, उनमें कौन कर देता है, लीवर कर देता है। जब उसके बाद जब ऊपर जन्म ले लेते हैं तो आपका जो जन्म ले लेते हैं बच्चे, तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है।
लेकिन उससे पहले जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं तो उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत लीवर ही कर देता है। तो आरबीसी का सृजन करते हैं। उसके बाद आरबीसी का जो अंत होता है इसी में हो जाता है, आरबीसी का अंत। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे कि ये क्या कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजोनोसिस। तो कहता है ग्लाइकोजोनोसिस की क्रिया होती है तो कहाँ होती है, लीवर में होता है। ऐसे कुछ जगह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं, कौन बदल देता है, लीवर बदल देता है। उसके बाद क्यों बदल देता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर को जितना एनर्जी चाहिए उतना ही तो लेगा। उसके बाद जब एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो उससे स्थिर रूप से रख लेता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, आपके घर आपके पिताजी मान लीजिए 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से मान लीजिए डेली का खर्च 20,000 रुपए है, तो मान लीजिए 20,000 रुपए खर्च किए। उसके बाद सेविंग के लिए क्या रख लें, 30,000 रुपए रख लीजिए। बाकी मान लीजिए कि अभी जैसे उसका यूज नहीं हो पा रहा है, अभी मान लीजिए कभी नौकरी छूट गई है, कुछ भी हुआ तो क्या करेंगे, उसी को निकाल के उसी से क्या करेंगे, खर्च चलाएंगे। तो यहाँ भी क्या होता है, आपका सेम वही काम करता है आपका लीवर। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। उसके बाद जब ग्लूकोज हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है, जब हमारे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिल पाती है, तो फिर क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल के एनर्जी उत्पन्न कर देता है, ग्लूकोज में बदल के एनर्जी उत्पन्न कर देता है। उसके बाद जो लीवर होता है, इसका चौथा कार्य है, ये हमारे शरीर में हीपेरिन का निर्माण कर देता है। हीपेरिन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हीपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, लीवर में होता है। आपको ऑप्शन देगा, हीपेरिन का निर्माण होता है, अमाशय दे देगा या छोटी आंत दे देगा, बड़ी आंत दे देगा, नासे दे देगा, इस तरीके से आपका यकृत दे देगा। इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। उसके बाद अब पूछेंगे हीपेरिन का कार्य क्या होता है। तो ये जो आपका शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का बनता है, रक्त का जम जाना, जैसे देखे होंगे ठंडी आ गई तो क्या होता है, शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। उसे बैलेंस करने का कार्य भी कौन कर देता है, आपका लीवर ही कर देता है। तो ये क्या कर देता है, इसमें हीपेरिन जनरेट होता है और ये कार्य क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। पांचवा लिखेगा, ये क्या कर देता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर देता है। टेम्परेचर ऐसे लिख लीजिए, ताप नियंत्रक का कार्य करता है, नियंत्रक का कार्य करता है। तो इसका 5 चीज रखिएगा, आरबीसी का अंत भी करता है, आरबीसी का निर्माण भी करता है बच्चों में। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, फिर क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद हीपेरिन पदार्थ का निर्माण कर देता है, जो हीपेरिन जो होता है रक्त का थक्का बनने से रोकता है। उसके बाद ये ताप नियंत्रण का कार्य कर देता है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग अग्नाशय। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी संरचना होती है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी संरचना होती है। यह अमाशय की समाप्ति यकृत के पास और आपका जो छोटी आंत प्रारंभ होती है उसी के पास, ग्रहणी के पास स्थित होती है। ये जो होती है पत्तीनुमा संरचना होती है, इस तरीके से पत्तीनुमा इसकी संरचना होती है। आपसे कहेगा कौन सा ऐसा अंग है जो अंतःस्रावी था बहिःस्रावी दोनों प्रकार के रस निकालते हैं, दोनों प्रकार की एंजाइम निकालते हैं। तो कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा अग्नाशय। इसके ऊपर जो होता है मुलायम परतदार होती है, मुलायम इस तरीके से। अंदर जो होता है कंकड़दार होती है, अंदर जो होता है कंकड़दार होती है। जो कंकड़दार होती है ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण कर देती है। और जो आपका मुलायम होते हैं ये होता है आपका बहिःस्रावी ग्रंथि का
निर्माण कर देते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथि में भी तीन प्रकार के एंजाइम को निकालते हैं। तीन प्रकार के एंजाइम, पहला होता है जो आपका लाइपेज, दूसरा जो होता है आपका एमाइलेज, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है ट्रिप्सिन। ये जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कनकड़ा आती है। तीन प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करेगी अंतःस्रावी ग्रंथि। पहला होता है आपका अल्फा सेल, दूसरा होता है आपका बीटा सेल, और तीसरा होता है आपका गामा सेल कोशिकाएं। इसी से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जैसे बीटा सेल से आपका निकलता है इंसुलिन, जब ज्यादा आप लोग मीठा खाते होंगे तो देखे होंगे भूख भी ज्यादा लगती है, क्योंकि उसे कंट्रोल कौन कर देता है? इंसुलिन कंट्रोल कर देता है। जब ज्यादा मीठा खाते हैं तो इसे इंसुलिन कंट्रोल कर देता है, और इंसुलिन के कारण ही क्या करता है आपका, इंसुलिन ही जो होता है आपके शुगर को कंट्रोल कर देता है। उसके बाद होता है यहाँ पे आपका अल्फा सेल जो होता है ग्लूकागोन, का निर्माण कर देता है। और जो आपका गामा सेल होता है, और गामा सेल आपका सोमेटोस्टेरिन हार्मोन का निर्माण कर देता है। तो इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्या है कि जब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें केवल इतना देखना है कि कौन से एंजाइम निकालते हैं, तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पदार्थ कौन सा एंजाइम निकालता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो देखते हैं हम लोग मुख से। तो मुख से हमारा लार निकलता है, और लार में पाया जाता है टायलिन। ये स्टार्च का पाचन कर देता है। स्टार्च का CH कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च का पाचन कर देता है। तो मुख में जो होता है आपका 30% कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन हो जाता है। बाकी जो 70% होता है वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अमाशय। अमाशय में जो होता है आपका जठर रस निकलता है। जठर रस तो निकलता है। इसमें केवल देख लेते हैं हम लोग पेप्सिन, क्योंकि रस तो हम लोग केवल एंजाइम देखना है। तो पेप्सिन निकलता है, और एक होता है आपका दूसरा रेनिन निकलता है। ये क्या कर देता है? यहाँ पे प्रोटीन का पाचन कर देता है। और रेनिन जो होता है वो कैलिन में बदल जाता है। दूध बच्चों का जो दूध में बदलने का प्रोसेस होता है, इसे पाचन कर देता है। तो रेनिन जो होता है, रेनिन दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। यहाँ पे जो आपका अमाशय होता है, यहाँ 50% प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग छोटी अग्नाशय में, या फिर से कोई एंजाइम निकलता है। अग्नाशय में आते हैं तो अग्नाशय से 3 निकलते हैं। क्या कहेंगे? लेट से क्या हो गया? लाइपेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन। ये भी जो होता है आपका प्रोटीन का पाचन कर देता है। उसके बाद जो होता है आपका छोटी आंत, ये इरेप्सिन एंजाइम निकलता है। यहाँ भी प्रोटीन का पाचन होता है। और सारी प्रक्रियाएं जो होती है ग्रहणी में होती है, 50% प्रोटीन का पाचन कर देती है। तो आशा करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस होता है, इसीलिए अलग से बताते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।